हाँ, तो आज जो स्रोत हमारे पास है वो कक्षा 11 रसायन विज्ञान के शॉर्ट नोट्स है। चैप्टर का नाम है रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना, जिसे हम केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी कहते हैं। बहुत ही अहम विषय है। बिल्कुल। और हमारा मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि आखिर दुनिया में मौजूद ये अलग अलग परमाणु एक दूसरे से जुड़ते क्यों हैं और कैसे इन छोटे छोटे न दिखाई देने वाले नियमों से इस पूरी भौतिक दुनिया का निर्माण होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे सामने जो पीडीएफ खुला है मैं उसकी पहली लाइन पढ़ रही हूँ। यहाँ लिखा है परमाणु आबंध क्यों बनाते हैं, और इसके आगे लिखा है स्थायित्व की खोज। इस पूरी प्रक्रिया को अगर एक शब्द में समेटना हो ना, तो वो शब्द है स्थायित्व, यानी स्टेबिलिटी। अच्छा, तो क्या हर परमाणु सिर्फ स्टेबल होना चाहता है? बिल्कुल। ब्रह्मांड में मौजूद हर एक परमाणु की सबसे बड़ी और इकलौती जरूरत यही है। वो ऊर्जा के सबसे निचले और शांत स्तर पर आना चाहते हैं। जैसे जैसे थका हुआ इंसान दिन भर की भागदौड़ के बाद आराम करना चाहता है। हाँ, एकदम सही उदाहरण है। वैसे ही परमाणु भी शांति चाहते हैं, और इसी शांति या स्थायित्व को पाने के लिए वो दूसरे परमाणुओं के साथ आबंध यानी बॉन्ड बनाते हैं। मतलब ये केवल रसायनों का मिलन नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ब्रह्मांड का सबसे बुनियादी सर्वाइवल मैकेनिज्म है। अच्छा, तो नोट्स में अगली लाइन लिखी है अष्टक नियम यानी ऑक्टेट रूल। ये क्या है? अगर इसे रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ा जाए तो इसे एक तरह के वित्तीय लेन देन या बिजनेस पार्टनरशिप की तरह देखा जा सकता है। बिजनेस पार्टनरशिप, वो कैसे? जहां हर परमाणु अपनी दौलत यानी इलेक्ट्रॉनों को एक खास जादुई संख्या तक पहुंचाना चाहता है। रसायन विज्ञान में इसी जादुई संख्या को अष्टक नियम कहा गया है। तो मतलब अपने सबसे बाहरी आवरण में, जिसे संयोजकता कोश या वैलेंस शेल कहते हैं, उसमें किसी भी तरह 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना। बिल्कुल। अष्टक नियम इस पूरी कहानी का बहुत ही मजबूत शुरुआती बिंदु है। परमाणु अपने संयोजकता कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए 2 मुख्य रणनीतियां अपनाते हैं। हाँ, पीडीएफ में भी इसके 2 प्रकार दिए हैं, मैं पढ़ती हूँ। पहला है आयनिक या वैद्युत संयोजक आबंध, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। तो देखिए, इसमें क्या होता है, एक परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से दूसरे को सौंप देता है। मतलब ये किसी बिजनेस में अपनी हिस्सेदारी पूरी तरह बेच देने जैसा है। इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, उन पर धनात्मक आवेश आता है और वे धनायन यानी कैटायन बन जाते हैं। और जो लेते हैं, वहीं जो अधातु या नॉन मेटल उन इलेक्ट्रॉनों को लेते हैं, वे ऋणात्मक आवेश के साथ ऋणायन यानी एनायन बन जाते हैं। इसका कोई उदाहरण जो आसानी से समझ आए? साधारण नमक सोडियम क्लोराइड यानी NaCl इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है। तो अब एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव। हाँ, और भौतिकी का नियम है कि विपरीत आवेश एक दूसरे को बहुत भयानक ताकत से खींचते हैं। इसी से जुड़ी एक हेडिंग पीडीएफ में दी गई है, मैं पढ़ रही हूँ, जालक एंथैल्पी। इसे एक महत्वपूर्ण पैरामीटर बताया गया है। ये बहुत अहम कॉन्सेप्ट है। कल्पना कीजिए कि जब लाखों सोडियम और क्लोराइड आयन एक साथ आते हैं, तो वे केवल जोड़े में नहीं रहते। नहीं, वे एक विशाल 3D ढांचा या जालक बना लेते हैं। हर तरफ से पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को जकड़े रहते हैं। अच्छा, तो इसे तोड़ना मुश्किल होता होगा? बहुत मुश्किल। इस मजबूत 3D ढांचे के एक मोल को वापस तोड़कर गैसीय आयनों में पूरी तरह से अलग करने के लिए जो भारी भरकम ऊर्जा चाहिए होती है ना, उसे ही जालक एंथैल्पी कहते हैं। ये इस बात का सीधा पैमाना है कि वो आयोनिक बॉन्ड असल में कितना मजबूत है। समझ गई। अब नोट्स की अगली लाइन पर चलते हैं। यहाँ लिखा है सहसंयोजक आबंध इलेक्ट्रॉनों का साझा। तो ये तो हुई पूरी तरह से लेन देन वाली बात, लेकिन हर परमाणु इतना उदार नहीं होता कि अपना इलेक्ट्रॉन हमेशा के लिए दे दे। हाँ, अगर दोनों परमाणुओं को इलेक्ट्रॉन चाहिए और कोई भी अपना हिस्सा छोड़ने को तैयार नहीं है, तब वे 8 का आंकड़ा कैसे छूते हैं? तब शुरू होती है सहसंयोजक आबंध या कोवलेंट बॉन्ड की कहानी। यहाँ कोई किसी का इलेक्ट्रॉन छीनता नहीं है, बल्कि दोनों बीच में इलेक्ट्रॉनों को रखकर साझा करते हैं। बिल्कुल, ये एक जॉइंट बैंक अकाउंट खोलने जैसा है। लुईस संरचनाएं हमें दिखाती हैं कि कैसे परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों को बीच में रखकर दोनों का अष्टक पूरा करते हैं। जैसे मीथेन का उदाहरण लें। हाँ, मीथेन यानी CH4 में कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ एक-एक इलेक्ट्रॉन साझा करता है, जिससे एकर आबंध या सिंगल बॉन्ड बनते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड में? कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, तो वहां दोहरे आबंध
यानी डबल बॉन्ड्स बनते हैं। जरूरत पड़ने पर त्रिआबंध भी बन सकते हैं। अच्छा, यहाँ पीडीएफ में एक बहुत बड़ी दुविधा सामने आ रही है। एक हेडिंग है अष्टक नियम के अपवाद। ये बहुत जरूरी हिस्सा है। इसमें लिखा है अपूर्ण अष्टक। उदाहरण दिए हैं LiCl, BeH2 और BCl3, और फिर लिखा है विषम इलेक्ट्रॉन अणु जैसे NO और NO2। हाँ। और सबसे चौंकाने वाली लाइन है प्रसारित अष्टक। यहाँ लिखा है कि PCl5 में 10 इलेक्ट्रॉन हैं और SF6 में 12 इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो अगर 8 से कम में भी काम चल रहा है और 12 में भी अणु स्थायी हैं, तो फिर इस अष्टक को नियम कहना ही बेमानी नहीं हो गया? ये विज्ञान के काम करने की शैली का एक बेहतरीन उदाहरण है। देखो, मॉडल हमेशा अपूर्ण होते हैं लेकिन उपयोगी होते हैं। मतलब ये नियम हमेशा लागू नहीं होता? अष्टक नियम आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त के तत्वों जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के लिए बहुत सटीक काम करता है। लेकिन जब परमाणु बड़े हो जाते हैं? जब वे बड़े हो जाते हैं जैसे फास्फोरस या सल्फर, तो उनके पास अतिरिक्त खाली कमरे होते हैं। खाली कमरे मतलब डी कक्षक? बिल्कुल सही, डी कक्षक, जहां वे 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को रख सकते हैं। तो जब ऐसे अपवाद सामने आते हैं और लुईस की सरल आकृतियां फेल होने लगती हैं, तो हम क्या करते हैं? तब अणुओं के भीतर इलेक्ट्रॉनों का हिसाब रखने के लिए एक नए तरीके की जरूरत पड़ती है। इसे हम फॉर्मल आवेश कहते हैं। हाँ, पीडीएफ में भी अगली हेडिंग यही है, फॉर्मल आवेश। और यहाँ इसका एक लंबा चौड़ा गणितीय सूत्र दिया है। कुल संयोजकता इलेक्ट्रॉन माइनस अनाबंधी माइनस आधा आबंधी। हाँ, सूत्र थोड़ा जटिल लग सकता है। लेकिन अगर बिना फॉर्मूले के समझना हो तो ये फॉर्मल आवेश असल में है क्या? इसे एक सैद्धांतिक ऑडिट या कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की तरह समझिए। जब परमाणु साझा करते हैं तो कोई जरूरी नहीं कि बंटवारा एकदम न्यायपूर्ण हो। अच्छा। फॉर्मल आवेश सिर्फ ये देखने का एक तरीका है कि अगर अणु के सभी इलेक्ट्रॉनों को बिल्कुल बराबर बराबर बांट दिया जाए तो किस परमाणु पर कितना काल्पनिक चार्ज आएगा। तो ये कोई असली करंट मारने वाला चार्ज नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ ये तय करने में मदद करता है कि किसी अणु की कई संभावित आकृतियों में से सबसे स्थिर और प्राकृतिक आकृति कौन सी होगी। तो कौन सी आकृति सबसे स्थिर मानी जाती है? जिस आकृति में फॉर्मल आवेश शून्य के सबसे करीब होता है वही सबसे ज्यादा स्थिर मानी जाती है। मतलब ये सिर्फ एक गणितीय टूल है सच्चाई का हिसाब रखने के लिए। एकदम सही पकड़ा आपने। और सच्चाई से याद आया, पीडीएफ में अगली हेडिंग है अनुनाद यानी रेजोनेंस। इसमें ओजोन का उदाहरण दिया है। ये हमारी साधारण समझ को पूरी तरह चुनौती देता है। हाँ, क्योंकि कागज पर ओजोन की लुईस संरचना बनाते समय एक तरफ सिंगल बॉन्ड आता है और दूसरी तरफ डबल बॉन्ड। और नियम यह है कि सिंगल बॉन्ड लंबा होता है और डबल बॉन्ड छोटा होता है ना? सैद्धांतिक रूप से तो ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने ओजोन के अणु को असल में मापा तो दोनों बॉन्ड की लंबाई बिल्कुल बराबर निकली। ये कैसे मुमकिन है? ये तो ऐसा हुआ कि कोई इंसान एक ही समय में लंबा भी है और ठिकना भी। यही अनुनाद का जादू है। हमारी दिक्कत यह है कि हम अणुओं को कागज पर ठहरी हुई रेखाओं से बनाते हैं, जबकि असल में ऐसा नहीं होता। बिल्कुल नहीं। असल में इलेक्ट्रॉन किसी एक बॉन्ड में बंधे नहीं रहते, वे पूरे अणु में फैले रहते हैं। ओजोन के मामले में वो ना तो पूरी तरह सिंगल बॉन्ड है, ना ही डबल बॉन्ड। तो फिर क्या है? वो दोनों का एक मिश्रण है, लगभग 1.5 बॉन्ड के बराबर। इसे अगर रंगों से समझा जाए तो यह नीले और पीले रंग को मिलाकर हरा रंग बनाने जैसा है, न कि एक सेकंड नीला और दूसरे सेकंड पीला दिखना। एकदम सटीक। इसे ही अनुनाद संकर या रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। अच्छा। कार्बोनेट आयन में भी बिल्कुल यही होता है, जहां तीनों कार्बन ऑक्सीजन आबंध एक समान लंबाई के होते हैं। प्रकृति हमारे कागज पर बनाए गए साधारण चित्रों की मोहताज नहीं है। ये तो बहुत ही शानदार विजुअलाइजेशन है। चलिए अब नोट्स के अगले पन्ने पर चलते हैं। यहाँ हेडिंग है आबंधों की ध्रुवीयता और द्विध्रुव आघूर्ण। अभी तक हमने साझेदारी यानी कोवेलेंट बॉन्ड की बात की थी। हाँ, जहाँ इलेक्ट्रॉन बीच में साझा होते हैं, लेकिन नोट्स में लिखा है कि ये साझेदारी हमेशा आधी आधी नहीं होती। इसे देखकर तो मुझे एक रस्साकशी के खेल की याद आ रही है। रस्साकशी? वो कैसे? मतलब अगर 2 लोग रस्सी खींच रहे हैं और एक ज्यादा ताकतवर है तो रस्सी तो उसकी तरफ खिसक ही जाएगी ना।
क्या परमाणुओं के बीच भी ऐसी कोई ताकत काम करती है? बिल्कुल करती है। और रसायन विज्ञान में इस ताकत को विद्युत ऋणात्मकता यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। अच्छा। जब दो अलग अलग तरह के परमाणु बॉन्ड बनाते हैं तो जो अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है, जैसे फ्लोरीन या ऑक्सीजन, वो साझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर ज्यादा ताकत से खींच लेता है। फ्लोरीन तो शायद आवर्त सारणी का सबसे ताकतवर तत्व है ना? हाँ, फ्लोरीन सबसे बड़ा बॉडी बिल्डर है। जब वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है तो आबंध में ध्रुवीयता या पोलैरिटी आ जाती है। तो इससे होता क्या है? फ्लोरीन की तरफ हल्का सा ऋणावेश और दूसरे परमाणु की तरफ हल्का सा धनावेश जमा हो जाता है। तो क्या इस रस्साकशी में कौन कितना जीता, इसका कोई स्कोर भी होता है? हाँ, नोट्स में इसे द्विध्रुव आघूर्ण कहा गया है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि चार्ज कितना ज्यादा है और उनके बीच की दूरी कितनी है। पीडीएफ में यहाँ एक बहुत ही क्लासिक तुलना दी गई है। लिखा है अमोनिया और नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड की तुलना, और लिखा है कि अमोनिया का द्विध्रुव आघूर्ण ज्यादा होता है। ये एक रहस्य जैसा है। सोचिए, फ्लोरीन नाइट्रोजन से कहीं ज्यादा ताकतवर है। हाँ, तो कायदे से NF3 की ध्रुवीयता बहुत ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन असलियत में अमोनिया यानी NH3 का आघूर्ण ज्यादा होता है। ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया। ताकत फ्लोरीन में ज्यादा है, फिर अमोनिया कैसे जीत गया? क्योंकि यहाँ सिर्फ ताकत नहीं, दिशा का भी खेल है। ये 3D स्पेस की बात है। दिशा का क्या मतलब? अमोनिया में नाइट्रोजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचता है और ऊपर बैठा एकाकी युग्म यानी लोन पेयर भी उसी दिशा में अपनी ध्रुवीयता बढ़ाता है। सारे बल एक ही दिशा में काम करते हैं और जुड़ जाते हैं। अच्छा, और NF3 में? NF3 में फ्लोरीन इलेक्ट्रॉनों को नीचे की तरफ खींचता है, जबकि लोन पेयर की दिशा ऊपर होती है। ये बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं, जिससे कुल प्रभाव कटकर बहुत कम हो जाता है। मतलब ये सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं है कि कौन कितनी जोर से खींच रहा है, बल्कि इस बात पर है कि सब मिलकर किस तरफ खींच रहे हैं। बिल्कुल सही। दिशा की बात उठी है तो नोट्स में अगली हेडिंग है फजान्स नियम। इसमें लिखा है कि कोई भी आयनिक आबंध 100% आयनिक नहीं होता। ये नियम प्रकृति की एक बहुत बड़ी सच्चाई उजागर करता है। फजान्स नियम बताता है कि एक आयनिक आबंध में सहसंयोजक लक्षण कब आ जाता है। ऐसा कब होता है? अगर एक ने इलेक्ट्रॉन दे दिया और दूसरे ने ले लिया तो बात खत्म हो जानी चाहिए ना? कागज पर तो ऐसा ही लगता है, लेकिन मान लीजिए एक धनायन है जो आकार में बहुत छोटा है, लेकिन उस पर चार्ज बहुत ज्यादा है, और उसके सामने एक ऋणायन है जो आकार में बहुत बड़ा है। इससे कैसे विजुअलाइज किया जाए? कल्पना कीजिए कि छोटा धनायन एक बेहद शक्तिशाली लेकिन छोटे से चुंबक की तरह है, और बड़ा ऋणायन धातु की धूल के एक बड़े मुलायम बादल की तरह है। हाँ। जब वो छोटा चुंबक उस बड़े बादल के पास आता है तो वो पूरे बादल को अपनी तरफ खींचकर उसका आकार बिगाड़ देता है, उसे विकृत कर देता है। अच्छा, तो बादल खिंचने लगता है? बिल्कुल। ऋणायन के इलेक्ट्रॉनों का ये खिंचाव धनायन की तरफ हो जाता है, जिससे ऐसा लगने लगता है जैसे इलेक्ट्रॉन साझा हो रहे हों। इसी विकृति के कारण आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है। ये चुंबक और धूल वाला उदाहरण बहुत सटीक है। चलिए पीडीएफ के अगले हिस्से पर आते हैं। यहाँ हेडिंग है अणुओं की आकृतियां और VSEPR सिद्धांत। यहीं पर नोट्स का सबसे विजुअल हिस्सा आता है। VSEPR वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इसका नाम तो काफी जटिल लग रहा है। नाम भले ही जटिल हो, लेकिन इसका मूल विचार बहुत सीधा है। विचार यह है कि इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से नफरत करते हैं। नफरत क्यों? क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉनों पर समान ऋणात्मक चार्ज होता है, इसलिए वे एक दूसरे को बहुत जोर से प्रतिकर्षित यानी रिपेल करते हैं। मतलब वे एक ही कमरे में बंद उन लोगों की तरह हैं जो एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते, इसलिए वे एक दूसरे से अधिकतम संभव दूरी पर जाकर कोनों में खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल सही। और इसी दूरी को बनाए रखने की जद्दोजहद में अणु की 3D आकृति बनती है। पीडीएफ में कुछ आकृतियां दी गई हैं। पहली है रेखीय या लीनियर BeCl2 का उदाहरण। हाँ, BeCl2 में 2 बॉन्ड हैं। वे एक दूसरे से सबसे दूर जाने के लिए 180 डिग्री पर चले जाते हैं और एक सीधी रेखा बना लेते हैं। दूसरी आकृति है त्रिकोणीय समतलीय BeCl3 में। इसमें 3 बॉन्ड हैं, तो वे एक त्रिकोण बनाते हैं 120 डिग्री पर। और मीथेन में यहाँ चतुष्फलकीय या टेट्राहीड्रल लिखा है। मीथेन में 4 बॉन्ड हैं जो 3D स्पेस में चतुष्फलकीय आकृति लेते हैं,
जहां हर कोण 109.5 डिग्री का होता है। ये तो तब हुआ जब सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में लगे हों, लेकिन नोट्स में अगली हेडिंग है एकाकी युग्म का प्रभाव। ये लोन पेयर आखिर करते क्या हैं? एकाकी युग्म वे इलेक्ट्रॉन जोड़े हैं जो बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं लेते। वे बस केंद्रीय परमाणु पर खाली बैठे रहते हैं। तो वे खाली बैठकर क्या करते हैं? आप इन्हें अदृश्य गुंडे मान सकते हैं। VSEPR सिद्धांत का सबसे अहम हिस्सा यह है कि एक लोन पेयर और दूसरे लोन पेयर के बीच का प्रतिकर्षण सबसे भयंकर होता है। अच्छा। उससे कम प्रतिकर्षण लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच होता है और सबसे कम दो बॉन्ड पेयर के बीच। PDF में यहाँ पानी का उदाहरण दिया है। अगर इसे पानी के उदाहरण से समझा जाए तो क्या होगा? पानी का अणु इसका सबसे सुंदर उदाहरण है। ऑक्सीजन के पास बाहरी आवरण में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया। अब बचे 4 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 एकाकी युग्म। बिल्कुल। मीथेन की तरह पानी में भी कुल 4 जोड़े हैं, तो कायदे से इसका आकार भी चतुष्फलकीय होना चाहिए था और कोण 109.5 डिग्री का। लेकिन वो जो 2 खाली बैठे लोन पेयर है, उनका क्या? वे बहुत ज्यादा जगह घेरते हैं। वे ऊपर से एक दूसरे को धक्का मारते हैं और नीचे की तरफ हाइड्रोजन वाले बॉन्ड्स को बुरी तरह दबा देते हैं। अच्छा, तो वो खुद अदृश्य है, लेकिन उनकी मौजूदगी से हाइड्रोजन परमाणु नीचे की तरफ पिचक जाते हैं। बिल्कुल। और इसी भारी दबाव के कारण पानी का अणु सीधा या सममित न रहकर बंकित या वी आकार का हो जाता है। और आबंध कोण? नोट्स में लिखा है कि कोण घटकर 104.5 डिग्री रह जाता है। हाँ, बिल्कुल सही। और अमोनिया में एक लोन पेयर होता है, इसलिए वो उसे दबाकर त्रिकोणीय पिरामिडी बना देता है। अणुओं के आकार को समझने के लिए ही नोट्स में अगली हेडिंग है संकरण या हाइब्रिडाइजेशन। ये भी एक बहुत जरूरी विषय है। अगर VSEPR से आकार समझ आ रहा था, तो फिर संकरण की क्या जरूरत पड़ी? परमाणु अपने कक्षकों का संकरण क्यों करते हैं? ये बहुत ही बुनियादी सवाल है। देखो, एक परमाणु के पास अलग अलग आकार और ऊर्जा वाले कक्षक होते हैं, जैसे गोलाकार S कक्षक और डंबल के आकार का P कक्षक। हाँ। अब अगर परमाणु इन्हीं अलग अलग कक्षकों का इस्तेमाल करके बॉन्ड बनाएगा, तो सारे बॉन्ड एक जैसे मजबूत या समान लंबाई के नहीं होंगे। ये ऐसा है जैसे किसी मेज को बनाने के लिए अलग अलग लंबाई और अलग अलग लकड़ी के पायों का इस्तेमाल किया जाए। बिल्कुल। मेज कभी स्थिर नहीं होगी। तो परमाणु क्या करता है? परमाणु बॉन्ड बनाने से ठीक पहले अपने इन कक्षकों को आपस में मिला देता है। उन्हें एक तरह से पिघलाकर नए कक्षक ढालता है, जिनकी ऊर्जा और आकार बिल्कुल एक समान होते हैं। इसे ही संकरण कहते हैं। नोट्स में कुछ प्रकार दिए हैं, SP, SP2, SP3। हाँ, जैसे एक S और 3 P मिलकर 4 SP3 कक्षक बनाते हैं, जो बिल्कुल एक जैसे होते हैं। इसी वजह से मीथेन के चारों बॉन्ड एकदम एक समान होते हैं। यहाँ PDF में फास्फोरस पेंटाक्लोराइड यानी PCl5 का एक चित्र दिया गया है। इसमें SP3D संकरण लिखा है और यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि कुछ बॉन्ड लंबे हैं और कुछ छोटे हैं। PCl5 में एक पेंच है। इसके 5 बॉन्ड्स में से 3 एक समतल में होते हैं, जिन्हें निरक्षीय या इक्वेटोरियल कहते हैं। और बाकी 2? और 2 ऊपर नीचे अक्ष पर होते हैं, जिन्हें अक्षीय या एक्सियल कहते हैं। अक्षीय आबंधों को 90 डिग्री पर ज्यादा प्रतिकर्षण सहना पड़ता है, इसलिए वे लंबे और कमजोर हो जाते हैं। ये गजब का सामंजस्य है। चलिए PDF के अगले पेज पर चलते हैं। यहाँ 2 भारी भरकम सिद्धांतों की तुलना की गई है। एक तरफ है संयोजकता आबंध सिद्धांत यानी VBT और दूसरी तरफ आणविक कक्षक सिद्धांत यानी MOT। हाँ, अब कहानी क्वांटम स्तर पर जा रही है। एक स्वाभाविक सा सवाल मेरे मन में आ रहा है। अगर VBTS और संकरण से हमें अणुओं का आकार, उनके बॉन्ड की मजबूती, सब कुछ समझ आ ही रहा था, तो फिर क्वांटम मैकेनिक्स की इतनी जटिल दुनिया में छलांग लगाने की नौबत ही क्यों आई? विज्ञान का इतिहास ही यही है। नई थियरी तभी आती है जब पुरानी थियरी किसी रहस्य को सुलझाने में नाकाम हो जाती है। तो VBT कहाँ नाकाम हुई? पहले समझते हैं VBT ने क्या बताया। इसने बताया कि जब परमाणु कक्षक आमने सामने टकराते हैं तो मजबूत सिग्मा आबंध बनता है, और जब वे अगल बगल से जुड़ते हैं तो कमजोर पाई आबंध बनता है। ये तो ठीक लग रहा है। ये सब बिल्कुल सही काम कर रहा था, जब तक कि वैज्ञानिकों का सामना ऑक्सीजन के रहस्य से नहीं हुआ। ऑक्सीजन में ऐसा क्या रहस्य था जिसने पूरी पुरानी थ्योरी को हिलाकर रख दिया? लुईस रचना
और वीबीटी के अनुसार ऑक्सीजन के अणु में सारे इलेक्ट्रॉन अच्छी तरह से जोड़े में होते हैं। हाँ, मतलब पेयर में होते हैं। और भौतिकी का नियम तेधा है कि अगर सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं तो पदार्थ प्रतिचुंबकीय या डायमैग्नेटिक होना चाहिए, यानी उसे चुंबक से हल्का सा दूर भागना चाहिए। तो क्या ऐसा नहीं हुआ? प्रयोगशाला में एक बहुत ही अजीब घटना घटी। जब तरल ऑक्सीजन को दो बेहद शक्तिशाली चुंबकों के बीच से गुजारा गया। हाँ, तो क्या वो चुंबकों से चिपक गया? बिल्कुल। तरल ऑक्सीजन चुंबकों के ध्रुवों के बीच जाकर अटक गया। वो अनुचुंबकीय यानी पैरामैग्नेटिक साबित हुआ। ये एक ऐसा झटका था जिसका जवाब किसी पुरानी थ्योरी के पास नहीं था। ये तो सच में हैरान करने वाला है। जिस ऑक्सीजन को हम सांस में लेते हैं वो चुंबकीय गुणों वाली है। तो क्या आणविक कक्षक सिद्धांत यानी MOT ने इस रहस्य को सुलझाया? हाँ, और बहुत ही खूबसूरती से सुलझाया। MOT ने परमाणुओं को ठोस गेंदों की तरह देखना बंद कर दिया और क्वांटम मैकेनिक्स का इस्तेमाल करते हुए उन्हें तरंगों यानी वेव्स की तरह देखा। तरंगों की तरह? हाँ, जब दो परमाणु पास आते हैं तो उनके कक्षक पानी की लहरों की तरह आपस में व्यतिकरण या इंटरफेरेंस करते हैं। पानी की लहरों वाला उदाहरण थोड़ा और स्पष्ट किया जा सकता है? देखो, जब पानी की दो लहरें एक साथ मिलती हैं तो दो बातें हो सकती हैं। या तो वो मिलकर एक बहुत बड़ी लहर बना लेंगी। अच्छा, इसे क्या कहते हैं? MOT में इसे आबंधी आणविक कक्षक या बॉन्डिंग MO कहते हैं, जहां ऊर्जा कम होती है और बॉन्ड मजबूत होता है। इसे रचनात्मक व्यतिकरण कहते हैं। और दूसरी बात क्या हो सकती है? या फिर दोनों लहरें एक दूसरे को काट देंगी और पानी शांत हो जाएगा। इसे विनाशी व्यतिकरण कहते हैं, जिससे प्रति आबंधी कक्षक या एंटी बॉन्डिंग MO बनते हैं, जहां ऊर्जा बहुत अधिक होती है और ये बॉन्ड को तोड़ने का काम करता है। नोट्स में यहाँ ऑक्सीजन का एक ऊर्जा स्तर आरेख यानी एनर्जी डायग्राम दिया गया है और यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि इलेक्ट्रॉन अलग अलग डिब्बों में भरे जा रहे हैं। तो इसका ऑक्सीजन के चुंबकत्व से क्या लेना देना है? जब आप उस चित्र को ध्यान से देखेंगी तो पाएंगी कि जब MOT के ऊर्जा स्तर आरेख में ऑक्सीजन के 16 इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है तो सबसे ऊपर के दो प्रति आबंधी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन अकेला बच जाता है। मतलब वे जोड़ा नहीं बना पाते? बिल्कुल नहीं। ये दो अयुग्मित या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही ऑक्सीजन को अनुचुंबकीय यानी चुंबक की तरफ खींचने वाला बनाते हैं। अरे वाह! MOT ने कागज पर गणितीय रूप से वो साबित कर दिया जो लैब में दिख रहा था। यह विज्ञान की एक ऐतिहासिक जीत थी। ये पूरा सफर क्वांटम मैकेनिक्स की असीम गहराइयों तक गया है। चलिए अब PDF के बिल्कुल आखिरी पेज पर आते हैं। यहाँ हेडिंग है हाइड्रोजन आबंधन। ये भले ही इन सिग्मा या पाई बॉन्ड्स के सामने बहुत कमजोर हो, लेकिन हमारी पूरी दुनिया के लिए सबसे ज्यादा अहम है। मतलब ये पूरी केमिस्ट्री का सुपर हीरो आबंध है। बिल्कुल। जब हाइड्रोजन किसी बेहद ताकतवर और विद्युत ऋणात्मक परमाणु जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से जुड़ता है तो वो परमाणु हाइड्रोजन के सारे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है। तो हाइड्रोजन का क्या होता है? हाइड्रोजन लगभग एक नंगे प्रोटॉन की तरह हो जाता है, जिस पर बहुत तीव्र धनावेश आ जाता है। इस अवस्था में वो आसपास के दूसरे अणुओं के ऋणात्मक हिस्से को बहुत जोर से अपनी तरफ आकर्षित करने लगता है। अच्छा। इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक खिंचाव को हाइड्रोजन आबंध कहते हैं। नोट्स बताते हैं कि यह दो तरह का होता है। पहला लिखा है अंतरा आणविक, जो अलग अलग अणुओं के बीच बनता है, और दूसरा अंतः आणविक, जो एक ही अणु के भीतर बनता है। हाँ। पानी में शायद अंतरा आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जिसके कारण पानी के सारे अणु एक दूसरे का हाथ कस के पकड़े रहते हैं। एकदम सही। और इसी सामूहिक पकड़ के कारण पानी को उबालना इतना मुश्किल होता है। उसका क्वथनांक उच्च होता है। अगर यह हाइड्रोजन बॉन्ड ना होता तो क्या होता? अगर ये ना होता तो कमरे के तापमान पर पानी तरल अवस्था में रहने के बजाय एक गैस होता। बाप रे! तो आज के इस विश्लेषण में हमने क्या कुछ नहीं खंगाला। बिल्कुल, बहुत गहरा सफर रहा। परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों के सरल लेन देन से शुरुआत हुई, फिर हमने देखा कि अष्टक नियम कैसे टूटता है और फॉर्मल आवेश कैसे हिसाब रखता है। VSEPR के जरिए अदृश्य लोन पेयर्स ने अणुओं को 3D आकृतियों में ढाला। ऑक्सीजन के चुंबकीय रहस्य को सुलझाने के लिए क्वांटम तरंगों का सहारा लिया गया और अंत में हाइड्रोजन बॉन्ड की सूक्ष्म लेकिन जीवनदायिनी ताकत को समझा गया। ये पूरा विषय इस बात का प्रमाण है कि ब्रह्मांड कितने सूक्ष्म और सटीक नियमों पर टिका है। दोस्तों,
हमारे पास एनसीईआरटी, एनसीईआरटी की साइंस की नोट्स क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक पूरी तरह उपलब्ध है। आप इन सभी पीडीएफ नोट्स का प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं और ये सभी सामग्री बहुत ही कम कीमत में प्रदान की जा रही है। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि लगभग सभी प्रतियोगी और स्कूल स्तर की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न एनसीईआरटी से ही आते हैं, इसलिए यह सामग्री आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। अगर आप ये एनसीईआरटी साइंस पीडीएफ लेना चाहते हैं तो अभी हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें। व्हाट्सएप नंबर 7739541921। आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए हम हमेशा आपके साथ हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे जरूर सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक अवश्य दें।